Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 to 8 तक की सीटेट पेपर टू एनसीईआरटी का सारा कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, ओके। और जिसमें कि हमने 6 to 8 तक की हिस्ट्री पूरी डिस्कस कर ली है। 7th क्लास की हिस्ट्री के 2 चैप्टर बचे हैं, जिसमें एक चैप्टर भी शाम को मिल जाएगा, एक कल मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। नाउ बात रही ज्योग्राफी की। क्लास 6 की ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है। 7th की ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हो चुके हैं और रिमेनिंग 8th की ज्योग्राफी बचती है। और 7th के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर वो बचेंगे, ठीक है। और 6th क्लास की पॉलिटी के 3 चैप्टर हो चुके हैं, ये 4th चैप्टर है। इसके बाद 7th की भी पॉलिटी आराम से हो जाएगी। टाइम लगेगा 8th की पॉलिटी में, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आपका काम ये है कि आप वीडियोस को सुनते रहिए, देखते रहिए, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आराम से और पेपर भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। 50+ मार्क्स भी आ जाएंगे, आई एश्योर। पेडागोजी की अगर आप समझ बना लेते हैं और एनसीईआरटीज़ को पूरा कवर कर लेते हैं तो नंबर कहीं नहीं जाने, पेपर इन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। अगस्त वाला आपने पेपर देखा होगा कि कैसे उन्होंने एजर्शन रीजनिंग करके क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको एनसीईआरटीज़ रीड आउट एनी हाउ करनी ही होंगी, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व और पॉलिटी में एक खासियत ये है कि एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्टेड है। तो अभी लोकतंत्र के बारे में हम तंत्र के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर पढ़ने से पहले आप पिछला वाला ज़रूर देखें। देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लिया गया है कि जब पहले दक्षिण अफ्रीका गुलाम था, तब क्या था, वहाँ पे रंग भेद कानून चलता था, ठीक है। तब उसमें ये होता था, श्वेत लोग मतलब जो गोरे लोग होते थे, अश्वेत लोग काले लोग होते थे, जिनकी त्वचा का रंग सांवला होता था वो भारतीय होते थे, ठीक है। वहाँ पे रंग भेद कानून था। रंग भेद के आधार पर लोगों को मतलब लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती थी, ठीक है। वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में पॉलिटी में कहानियाँ बहुत हैं, तो कहानियाँ छोड़ करके हम पॉइंट की बात करेंगे, ओके, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए, होता ये था कि रंग भेद कानून था। गोरे लोगों के लिए सबसे अच्छी सुविधाएं होती थी, ये आप समझ सकते हैं एक लाइन में। और काले लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी और जो सांवले होते थे उनके लिए मध्यम सुविधा होती थी। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें इतना भेदभाव था, इतना ऊंच नीच था, हम बोल सकते हैं कि श्वेत और अश्वेत के लिए कि अस्पताल लोगों के अलग अलग होते थे। मतलब श्वेत लोगों के अस्पताल अच्छे होते थे, अलग होते थे, और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। यहाँ तक कि अस्पताल तो अलग होते ही थे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। मतलब श्वेत लोग वाली जो गाड़ियाँ होंगी भाई, उनमें ऑब्वियस से अच्छी फैसिलिटी होंगी। जो अश्वेत लोगों की गाड़ियाँ होंगी उनमें अच्छी फैसिलिटी नहीं होंगी, है ना। अब ये बात है, उनके लिए रेल और बसें भी अलग-अलग थीं उस टाइम, है ना। श्वेत और अश्वेत के लिए बस स्टैंड भी अलग-अलग थे। हर जगह उन्होंने मतलब बाइफरकेट करके रख दिया था, क्योंकि वहाँ रंग-भेद कानून था पहले, जब वो गुलाम था। दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक। अश्वेत लोगों को, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अश्वेत लोगों को वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। यहाँ पे बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, वहाँ के कानून के मुताबिक ये था कि श्वेत अश्वेत भारतीय और अन्य प्रजाति को एक दूसरे से संबंध बनाने की भी इजाज़त नहीं थी। मतलब एक दूसरे से वो कोई रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते थे, ना बातचीत कर सकते थे। मगर ऐसा होता नहीं है कि जैसे आज भी कहीं कहीं गाँव में या कुछ भी, मतलब होता नहीं है, आप दूसरे समुदाय दूसरे धर्म के लोग से बात कर लेते हैं तो होता नहीं है, अरे तुम तो उनसे बात करके आ गए, तुम तो उनसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत अजीब माना जाता था। तो वैसे ही वहाँ पे होता था कि आप मान लिए श्वेत हैं, ठीक है, आप अश्वेत से बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हीन भावना से देखा जाएगा। इस तरह की चीज़ें पहले वहाँ पे थी, ठीक है। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, ना आम सुविधाओं एक साथ इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। और अस्पताल का इन्होंने उदाहरण दिया, गाड़ियों का, ठीक। अब ये था कि जो अश्वेत लोग थे उन्हें वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। मतलब जो काले लोग थे उन्हें वोट देने का भी राइट नहीं था।
ठीक है? देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आरक्षित थी, रिज़र्व्ड थी, कि सबसे अच्छी ज़मीन, सबसे अच्छा खान-पान, सबसे अच्छी सुविधाएँ, चाहे हॉस्पिटल की हों, चाहे हॉस्पिटल ले जाने वाली गाड़ियों की हों। और अश्वेत लोगों के लिए को खेती के लिए सबसे घटिया, सबसे बेकार क्वालिटी की ज़मीन मिलती थी। इससे ये पता चलता था कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, क्योंकि वहाँ रंग-भेद कानून था। ठीक है? ये बात हो गई। नेक्स्ट, अगर इन्फॉर्मेशन की हम बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो देखिए ये एक फैक्ट ये इम्पोर्टेंट है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता आप सभी जानते हैं, नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया था, और लास्ट में 1994 में उन्हें सफलता मिली थी, कि नहीं, नेल्सन मंडेला को। ठीक है? और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है? तब से सभी जातियों के लोग को बराबर माना जाने लगा, और ये कानून समाप्त हो गया था, रंग भेद कानून। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आता है, दूसरा टर्म आता है भागीदारी। देखिए, भागीदारी से आप क्या समझते हैं? मतलब सभी को इक्वल राइट हो किसी चीज़ पे, मान लीजिए कहीं वोट करना है तो सभी को इक्वल राइट हो, है ना? चाहे वो महिला हो, चाहे ऊँची जाति के हों, चाहे नीची जाति के हों, चाहे श्वेत हों, चाहे अश्वेत हों, चाहे सांवले हों, है ना? सभी भागीदारी अपना मतलब वोट दे सकें, तो यही कहलाता है कि भागीदारी। ठीक है? निश्चित अगर यहाँ पे हम बात करें इस पक्ष में, तो ये तो हमने एक अलग टर्म में बात कर ली। यहाँ पे किसकी बात करी गई? यहाँ सरकार के प्रति है। तो सरकार के प्रति अगर भागीदारी की बात करें, तो देखिए लोकतंत्र में क्या है कि निश्चित अवधि के लिए हम सरकार को चुनते हैं। मान लीजिए 5 साल के लिए सरकार को चुना। ठीक है? अब क्या होगा, मान लीजिए ऊपर के 3 साल या 4 साल काम नहीं अच्छे से भी किया, फिर लास्ट ईयर क्या होता है, अब वैकेंसी कब निकाल रहे हैं, है ना? वैकेंसी कब निकालेंगे? जब वो चुनाव आ गया, है ना? जब चुनाव आता है तब वो अच्छा-अच्छा काम करते हैं, जिससे कि उन्हें फिर से लोग वोट दें, फिर से उन्हें चुनें, है ना? यही तो बात होती है। वरना पहले अच्छा काम क्यों नहीं करते हैं? पहले वैकेंसीज़ क्यों नहीं निकालते हैं, है ना? या पहले सिलेंडर सस्ते क्यों नहीं होते, और सारी चीज़ें क्यों नहीं होती? तो यही लिखा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है? हम ही लोग चुनते हैं भाई, हम ही लोगों की गलती है। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक़्त लोगों की ज़रूरत और माँगों को ध्यान रखते हैं। ठीक है? उस वक़्त तो ध्यान रखते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। आप सभी को पता है इस बारे में। अब देखिए, भागीदारी के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। उन अन्य तरीकों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चुनाव 5 वर्ष में 1 बार होता है। ठीक है? वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके हो सकते हैं। देखिए, लोग थोड़ा-सा अगर जागरूक बनते हैं ना, तो लोग बहुत तरीके से भाग ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये लिखा है कि अगस्त 5 में जब एक ख़ास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, सरकार ने। ठीक है? तो क्या हुआ, लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखा किया। ठीक है? लोगों ने जुलूस निकाला और हस्तक्षेप अभियान किया। ठीक? अब अगर सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ गई, और बिजली के बढ़ाए हुए दामों को उन्हें घटाना पड़ गया। जैसे पहले किराया बढ़ा दिया था, फिर घटाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, जुलूस निकाल दिया, प्रदर्शन कर दिया। ठीक है? क्योंकि वहाँ आम जनता के प्रति ज़िम्मेदार है सरकार। ठीक है? सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, आम जनता के प्रति ज़िम्मेदार है। हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं लोकतांत्रिक में, कि उनको जवाबदेही करनी पड़ती है आम जनता के खिलाफ, कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है? ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सरकार को यह समझा सकते हैं कि कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है? इस तरीके के धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान आदि शामिल हैं। ठीक? इनके ज़रिए जो बात गलत है और जो न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाना चाहिए। देखिए, जो बातें सही हैं सरकार की, वो तो हमें माननी चाहिए, सभी को माननी चाहिए। जो न्याय संगत नहीं है, उन्हीं के खिलाफ, जैसे आप टीचिंग, जैसे अभी आजकल क्या है, 5 साल से हमारी वैकेंसी नहीं है, हम यूपी सुपर टेट की बात कर रहे हैं, जिसका मैं भी वेट कर रही हूँ। भाई वैकेंसी नहीं है ये, तो अगर इसमें
एस्पिरेंट्स धरना दे रहे हैं तो ये गलत नहीं है भाई, हम अपने हित के लिए तो बोल रहे हैं, 5 साल से वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे? अब बिहार में देखिए थर्ड फेज की भी वैकेंसी 3.0 का भी, इसका भी नोटिफिकेशन इन्होंने बोल दिया 24 अगस्त को एग्जाम है ना, ये वाली बात है ना। अब इन्होंने तो कैलेंडर जारी कर दिया, बच्चों के पास एग्जाम है, अपना टाइम है, वो अपना पढ़ सकते हैं, ये वाली बात है ना। अब यूपी में क्या किया, अभी वैकेंसी निकाली कांस्टेबल की, कुछ एसआई के भी पद हैं, बट कांस्टेबल के ज़्यादा है, फरवरी में परीक्षा लगा दी। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मतलब एक, अभी बोला तो जा रहा है कि शिक्षा आयोग बना है तो उसमें ठीक है होगी, लाइक जारी करेंगे वो कैलेंडर, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये बात है कि अगर लोग जा इस कहने का समझाने का मतलब ये था कि लोग अगर जागरूक हों, जो मतलब गलत है, जो न्याय संगत नहीं, उसके खिलाफ हम अपने आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक सरकार है, ठीक है, लोकतंत्र है ना। अब देखिए अखबार, अगर थोड़ा और सब जागरूक हों तो अखबार, पत्रिकाएँ, टेलीविज़न भी हम सुनते ही रहते हैं, अक्सर देखते हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह भी पढ़ते हैं, है ना? तो जब सब ज़िम्मेदार हो तो सब न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या घटनाएँ, क्या मुद्दे चल रहे हैं। तो हमें अगर पता रहेगा, हम जागरूक रहेंगे तो हम सरकार पर निगरानी रख सकते हैं, जो गलत करेंगे तो कदम भी उठा सकते हैं, है ना? जहाँ लोकतंत्र लोग को भागीदारी मौका देता है, यही सब इसमें लिखा है, ठीक? अन्य तरीके ये हैं कि आंदोलन कर सकते हैं, ठीक? जब हम जागरूक नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो हम नहीं उठा सकते हैं। अब मान लीजिए वोट दे के हम भूल गए कि 5 साल तक बैठे हैं आराम से, भूल गए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार अपने मन से काम करती रहेगी, जो उसको मन में आएगा करती रहेगी, ठीक है? ये वाली बात इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट पैसेज में लिखा है, अगर देश के लोग सजग हो जाएँ, यही लिखा है कि लोग सजग हो जाएँ, रुचि लेने लगें कि देश कैसे चल रहा है, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो एक अच्छा मतलब रिज़ल्ट या आउटपुट देखने को हमें मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है विवादों का समाधान। देखिए, विवादों का समाधान, विवाद आप समझ ही रहे हैं, विवाद तभी होंगे कि मान लिया आपकी बात नहीं मानी जाए, मान लिया आप कुछ सही चीज़ भी बोल रहे हैं बट आपकी बात नहीं मानी जाएगी, तभी विवाद, तभी झगड़ा पैदा होगा, ठीक। अब उनका समाधान, उनका निपटारा कैसे हो, वो डिस्कस किया गया है। ये तो कहानी है, विवादों का समाधान हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। अब ऐसा तभी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, रंग रूप के आधार पे हो, ठीक है, अमीरी-गरीबी के आधार हो, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी अलग पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता है, एक दूसरे से बिलोंग करता है, ठीक है। ये इनको हीन भावना से देख रहे हैं, ये इनको समझ रहे हैं कि भाई ये दूसरे लोग हैं, हाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हिंसा फैलेगी, ठीक है। अब ये हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ विवाद होंगे। अब विवादों का समाधान होना है। अब इन समाधान, देखिए, ये लिखा है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, ठीक है, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा फैल जाती है। मान लो किसी की किसी से दुश्मनी थी, किसी ने उसको, उस पर्टिकुलर पर्सन को मार दिया या कुछ कर दिया, तो लोगों में एक भय फैल गया कि भाई ऐसा लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मारा भी जा सकता है, तो मतलब भय हो जाएगा लोगों में, असुरक्षा हो जाएगी कि ये सब भी हो सकता है। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। सरकार इनके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, धार्मिक जुलूस और कई उत्सव कई बार समस्या का कारण भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकाले जाएँ, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी-कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। कभी-कभी जुलूस पर पत्थर फेंकने, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये लिखा है कि और भी बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो इन्होंने ये बता दिया विवाद का कारण कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग आ गए। दूसरा, जुलूस वगैरह निकलते हैं उसमें। तीसरा, ये बताया कि नदियाँ भी कई बार बहुत विवाद का कारण बन जाती हैं। एक एग्ज़ाम्पल इसमें दिया है कर्नाटक और तमिलनाडु के, ठीक है। तो इसमें बात ये है, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ कर्नाटक का बाँध है, कृष्णा राज सागर बाँध, ये कृष्णा राज सागर बाँध है, और यहाँ पे
बीच में ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है? तमिलनाडु का ये मैटूर बाँध है, ठीक है? तो अब ये क्या कहते हैं, ये मतलब होता ऐसा है कि 60% वाटर कंज़्यूम करना होता है, 40% डैम से छोड़ना होता है। तो ये बोलते हैं तमिलनाडु वाले कि आप वाटर ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हो, आप छोड़ते नहीं हो, मतलब आप 60% से ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हो, एक लिमिट से ज़्यादा बाकी वाटर आप छोड़ते नहीं हो, हम लोगों के लिए यहाँ तक ठीक। अब ये बोलते हैं कर्नाटक वाले, इन लोगों ये कर्नाटक वाले क्या कहते हैं तमिलनाडु को, वो ये बोलते हैं, रिज़ल्ट में ये बताते हैं कि भाई जब हमारी लाइक हम अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर लेंगे, हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर लेंगे, तभी तो हम वाटर छोड़ेंगे, वरना हम नहीं छोड़ पाएँगे, कम छोड़ेंगे, ठीक है? पहले हम अपने स्टेट का की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, वहाँ की नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, तभी तो हम छोड़ेंगे पानी, है ना? यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीच चल रहे कावेरी नदी पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना हो। कृष्णा में भरा हुआ पानी कई जिलों की सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी का पानी से राज्य का डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ये सब लिखा है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर पे है और तमिलनाडु का मैटूर बांध निचले छोर पे है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण सागर पानी छोड़े, लेकिन दोनों राज्य अपनी ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए तो नहीं मिल पाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्रीय सरकार कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों के लिए मतलब दोनों को पानी मिल सके। अब देखिए समानता और न्याय, समानता और देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ अगर मान लीजिए समानता सब में कर दी जाए, ये 4 लोग हैं, 4 लोगों को इक्वल राइट हो, समानता हो, अगर समानता होगा तो ऑटोमेटिकली न्याय हो जाएगा, है ना? इन सबको इक्वल राइट्स होंगे अगर तो न्याय हो गया और ऑटोमेटिक सबके साथ न्याय होगा। तो समानता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्याय के लिए, ठीक है? अगर हम बात करें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है और उस न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया भाई, को रिलेटेड नहीं कर सकते। जैसे कि ये बोला है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जैसे अस्पृश्य या छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, ठीक है? लंबे समय तक दलित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाएं से वंचित रखा गया, ठीक है? उन पर शासन किया गया, हुकूमत किया गया, तो अब क्या करा गया? रिज़र्वेशन दिया गया है, ठीक है? कि वो लोग भी एक इक्वल समानता स्थापित कर पाएँ अन्य तबकों के कंपैरिज़न में, ठीक है? मतलब उनको दबाया कुचला गया नीचे, है ना? मतलब ये बात तो वैसे कोई जाति-वाति वाली नहीं है, ये बात तो सच है, ठीक है? जब मान लीजिए एक किसी भी तबके को अगर आप निचले मान लिए मैं किसी के पक्ष, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि अगर किसी भी तबके को आप बोलोगे कि आपका बेटा यही काम करेगा, आपका बेटा यही काम करेगा, तो क्या होगा? कि मान लिए वो उसके पास अपने खाने-पीने को ही पैसे नहीं, तो वो शिक्षा नहीं, वो पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाया, तो कई सालों तक वो यही करता रहा, ठीक है? तो फिर उनमें क्या हुआ कि पढ़ाई-लिखाई का विकास नहीं हो पाया, ठीक? तो इस वजह से अब क्या किया गया है कि रिज़र्वेशन करके सबको एक धारा से जोड़ा गया है कि जिसमें उनको भी पढ़ाया-लिखाया जा सके और सबको ही पढ़ाया-लिखाया जा सके, तो इसीलिए ये रिज़र्वेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? ये भी गलत बात है। क्यों नहीं? मंदिर तो सबके लिए है, क्यों नहीं अनुमति दी? आप ही ने बोला कि आप ये काम करोगे, दूसरों को बोला कि आप ये काम करोगे, फिर आप ही ने बोला कि आप मंदिर में मत आओ क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है? आप ऐसा हो, वैसा है, ये सब चीज़ें इनमें बताया गया, ठीक है? अम्बेडकर जी जिनके बारे में पहले पढ़ा हुआ है, कई अन्य लोगों ने ज़ोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, बिल्कुल अमानवीय है। ये तो मैं भी एग्री करती हूँ कि सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए, ठीक है? चाहे पढ़ाई-लिखाई में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में, कहीं भी हो, ठीक है? और लड़के और लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा असमानता है कि भाई लड़कियाँ हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है? भाई लड़कियों को जैसे बिहार में है, रिज़र्वेशन लड़कियों को दिया गया क्योंकि लड़कियों को सिर्फ़ चूल्हा-चौका ही मत कराइए, उन्हें राइट दीजिए कि वो भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। तो स्कूल में क्या किया गया भाई? उनको भी रिज़र्वेशन दिया गया, बिहार में भी दिया गया और कई जगह लड़कियों को मतलब रिज़र्वेशन देके आप आगे बढ़ा सकते हो। मतलब
जो है अच्छी जगह वो तो है ही है, ठीक है, और जो नीचा है ना उसे ऊपर उठाना है, तभी तो ये समानता हो पाएगी, वरना समानता कैसे होगी भाई? ये बात है। यही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया था, जिसे मैंने अपनी लैंग्वेज में कई हद तक बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। It was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye bye. Take care. And please don't forget to like, share, and subscribe my channel.